हेलो बच्चों, मैं अनिल प्रजापति आप सभी का टारगेट बोर्ड में स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब इसी श्रृंखला में आगे हम एक चैप्टर जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आव्यूह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान से देखेंगे। आव्यूह में हम करते क्या हैं कि जैसे मान लिया कि हमारे पास जैसे इसमें नंबर्स होते हैं, उन नंबरों को एक अरेंजमेंट में रखा जाता है, मतलब एक अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा जाता है। ऐसे ही इसमें हम वस्तुओं का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें हम व्यक्तियों को एक अच्छे तरीके से बैठाया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे सुबह जब सभी आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जैसे लाइन लगती है प्रेयर के लिए, तो जो प्रेयर के लिए लाइन लगती है उसमें भी अगर हम आव्यूह की तरह, ठीक है, आव्यूह के फॉर्म में अगर बैठाया जाए, तुम लोग खड़ा किया जाए तो एक देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लिया कि एक ही हमारे पास फर्स्ट लाइन है, एक लोग को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, दूसरे लोग को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, फिर ऐसे ही इनके पीछे एक लोग, फिर इनके पीछे एक लोग, इनके पीछे एक लोग, ऐसे ही मान लिया फर्स्ट लाइन में 5 लोगों को खड़ा कर दिया गया है। ऐसे ही सेकेंड लाइन में फिर 5 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, थर्ड लाइन में फिर 5 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, फोर्थ लाइन में फिर 5 लोगों को खड़ा कर दिया जाए। तो ये देखने में कितना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यही हम एक लाइन में तो 10 लोगों को खड़ा कर दें, एक लाइन में 10 लोगों को खड़ा कर दें, फिर दूसरी लाइन में 3 लोगों को खड़ा किया जाए, तीसरी लाइन में 5 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, चौथी लाइन में मान लिया 20 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो क्या देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आव्यूह में हम एक अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, वो चाहे दैनिक जीवन में हो चाहे मैथ में हो। लेकिन मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो ये अरेंजमेंट क्या होता है, एक नंबर्स का होता है। अब वो नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और वो नंबर हमारे पास रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर का अरेंजमेंट चाहे करना हो, चाहे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट करना हो, तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि मान लिया हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, क्या है, कुछ रियल नंबर्स का सेट है, और उन रियल नंबर को हम एक लाइन में रख दिया जाए। फिर कुछ रियल नंबर, मतलब जितने फर्स्ट लाइन में रखे जाए, जैसे मान लिया एक नंबर यहाँ पर कोई रखा गया, दूसरा नंबर यहाँ पर रखा गया, तीसरा नंबर यहाँ पर रखा गया, वैसे ही फिर सेकंड लाइन में भी इसी तरह से रखा जाए, ऐसे ही तीसरी लाइन में भी इसी तरह से रखा जाए, चौथी लाइन में भी 3 ही रखे जाएं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है उसको हम, अगर ये जो अरेंजमेंट प्राप्त हो रहा है इसको अगर हम एक जो है बड़ा ब्रैकेट बना दें, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दें, या फिर इसी अरेंजमेंट को एक छोटा ब्रैकेट बना के लिख दें, या इसी अरेंजमेंट को डबल मॉड, जैसे एक सिंगल मॉड बनाते हैं वैसे ही डबल मॉड बना दें, तो इस तरह के अगर कोई भी प्रतीक यूज किया गया है, कोई भी चिन्ह यूज किया गया है और उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या बन जाते हैं, आव्यूह बन जाते हैं। जैसे मान लिया कि क्लास में बच्चों को ही बैठाना है, सीटें पड़ी हुई हैं, ठीक है, सीटें क्या हुई, पड़ी हुई हैं। तो मान लिया हमारे पास जो सीटें पड़ी हुई हैं इस तरह का कुछ एक रूम टाइप का है। यहाँ पर एक फर्स्ट सीट पड़ी हुई है, ये यहाँ पर ये सेकंड सीट पड़ी हुई है, ये थर्ड सीट पड़ी हुई है, ये फोर्थ सीट पड़ी हुई है, ऐसे फिफ्थ सीट पड़ी हुई है। तो जैसे कुछ बच्चों को बैठाना है, अब बैठाने में जैसे क्लास ही है तो उसमें अगर हम एक सुटेबल ढंग से बैठाएं, जैसे एक बच्चे को यहाँ पर बैठा दिया जाए, दूसरे बच्चे को फिर यहाँ बैठा दिया जाए, तीसरे बच्चे को यहाँ पर बैठा दिया जाए, चौथे बच्चे को यहाँ पर बैठा दिया जाए। मान लिया एक सीट पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ही सेकंड सीट में 4 बच्चों को बैठा दिया जाए,
थर्ड सीट में भी 4 बच्चों को बैठा दिया जाए, फोर्थ सीट में भी 4 बच्चों को बैठा दिया जाए, ऐसे ही 5वीं सीट में भी 4 बच्चों को बैठा दिया जाए, तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। और ऐसे अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। लेकिन अगर यही हम ऐसे कर दें कि पहली सीट में तो 4 बच्चों को बैठा दिए, लेकिन दूसरी लाइन में या दूसरी सीट में केवल 2 ही बच्चे बैठे हों, तीसरी लाइन में मान लिया 3 बैठे हुए हैं, चौथी में 5 बैठा दिए, 5वीं में फिर 3 बैठे हुए हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट हमको देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम आव्यूह भी नहीं कहते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को क्या है, आव्यूह नहीं कहा जा सकता है। तो आव्यूह में हम अगर बच्चों को मान लिया क्लास में बैठा रहा है तो एक आव्यूह के तरीके से बैठाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जब एक फर्स्ट सीट में 4 लोगों को बैठाया गया, 1 2 3 4, ऐसे सेकंड सीट में 4 लोगों को बैठाया गया, थर्ड सीट में 4 लोगों को बैठाया गया, फोर्थ सीट में 4 लोगों को बैठाया गया। 4 सीटें हो, 5 हो, चाहे जितनी हो, 4-4 बैठा रहा तो सब में 4-4 बैठा दो, 3-3 बैठाने हैं तो सब में 3-3 बैठा दो, 5-5 बैठाने तो सब में 5-5 बैठा दो। तो हम देखते हैं कि जो ये शेप बनता है, ये जो आकार बनता है, ये एक आयताकार आकार होता है। कैसा आकार होता है बच्चों, एक आयताकार आकार होता है। तो यहाँ पर तो हम बच्चों को बैठा रहे थे, तो जो ये आयताकार आकार होता है, इसी में अगर नंबर को रख दिया जाए, क्या किया जाए, नंबर को रख दिया जाए, तो नंबर भी अगर रखे जाएंगे, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने 1 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 5 रख दिए, 6 रख दिए, 7 रख दिए, 8 रख दिए, यहाँ A रख दिया, B रख दिया, C रख दिया, D रख दिया, कुछ इस तरह के लेटर रख दिए। तो ये भी देखो एक आयताकार शेप में है। तो जो भी ये अरेंजमेंट आयताकार शेप में मिल रहा है, इस आयताकार शेप के अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये बच्चों की कौन सी, इसको हम कहेंगे कि पहली पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति है, पहली पंक्ति है। ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति है, ये कौन सी है, पहली पंक्ति है। और ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और ये हमारे पास चौथी पंक्ति है। ये कौन सी है, चौथी पंक्ति है। तो हम देख रहे हैं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में, तो इन रेखाओं को अगर इनको हम एक रेखा मान ले तो ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखाएं। क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखाएं। और ऐसे ही अगर इनको हम ऊपर से नीचे देखें, ऊपर से नीचे देखें, ऊपर से नीचे देखें, ऊपर से नीचे देखें, तो देखा जाए तो जो घरों में कॉलम बने होते हैं, जिनको कहते हैं कॉलम बने हुए स्तंभ, या फिर रोड के किनारे आप लोगों ने देखा हुआ लाइट के, बिजली के खंभे लगे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर। ऐसे ये देखो, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो इनको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, अगर इनको हम एक रेखा की तरह माने, इनको हम क्या माने, एक रेखा की तरह माने, तो इनको कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है, और क्षैतिज जो रेखाएं थी उनको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो जो ये हमारे पास पहला इस कॉलम है, इसको कहेंगे पहला स्तंभ, पहला स्तंभ। ऐसे ये क्या होगा, दूसरा स्तंभ। ये क्या होगा तुम्हारा, तीसरा स्तंभ। ऐसे ही ये चौथा, आगे और होगा तो चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, छठवां स्तंभ। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर संख्याएं और उन संख्याओं को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो आयताकार सारणी के रूप में जो व्यवस्था है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, आव्यूह कहते हैं।
फिर इस आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? पंक्तियां कहते हैं। सबको एक साथ क्या कहेंगे? पंक्तियां कहेंगे। और यही जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनको एक साथ अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे? स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। अब अगर पहली रेखा है तो उसको पहली पंक्ति कहेंगे, दूसरी रेखा है तो दूसरी पंक्ति कहेंगे, तीसरी रेखा है तीसरी पंक्ति कहेंगे, चौथी रेखा है चौथी पंक्ति कहेंगे। ऐसे ही पहले कॉलम को जो पहला हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, पहला स्तंभ कहेंगे, दूसरे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तीसरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, चौथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो इतना समझ में आया कि पंक्तियां क्या हैं और स्तंभ क्या है और आव्यूह की डेफिनेशन। आव्यूह क्या है? किसी नंबर को, ठीक है, संख्याओं को चाहे कह लिया जाए, संख्याओं को अगर एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसको ही क्या कहते हैं बच्चों? आव्यूह कहते हैं। और ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको पंक्ति कहा जाता है। अब अगर ये हमारे पास पहली पंक्ति है और इंग्लिश में पंक्ति को क्या कहते हैं? रो कहते हैं, तो इसको हम लिखेंगे R1 से। दूसरी पंक्ति है तो इसको कहेंगे R2 से, सेकेंड रो। ऐसे ये थर्ड रो है तो इसको हम लिखेंगे R3 से। ये जो है ये हमारे पास फोर्थ रो है, लिखेंगे R4 से। इसी तरह से ये जो पहला स्तंभ है, इसको स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ये तुम्हारे पास पहला स्तंभ होगा, ऐसे ही ये दूसरा स्तंभ होगा, ये तीसरा स्तंभ होगा, ये चौथा स्तंभ होगा। तो पहले स्तंभ को C1 से, दूसरे को C2 से, C3 से, C4 से, ऐसे ही आगे जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ आव्यूह। और आव्यूह में जो पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। अब हम देखते हैं कि आव्यूह में अवयवों की संख्या, जो ये हमारे पास अंदर संख्याएं रखी जाती हैं, इनको कहते हैं आव्यूह के अवयव। जैसे हमारे पास मान लिया लिखा है कोई एक आयताकार सारणी के रूप में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा मान लिया ABC DEF GHI। तो ये जो ABC सब है, DEF है, GHI है, इनको क्या कहते हैं कि ये आव्यूह के तत्व हैं या आव्यूह के अवयव हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आव्यूह के तत्व हैं या आव्यूह के अवयव हैं। अब यहाँ एक नंबर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड में MCQ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा, वो है क्या कि आव्यूह दिया रहता है और पूछ लेते हैं कि इसकी कोटि क्या है। तो बच्चों कोटि कैसे निकालते हैं? जो कोटि होती है वो किसी आव्यूह में हम देखते हैं कि कितनी पंक्तियां हैं। क्या देखते हैं? पंक्तियों की संख्या। और अभी तुमको बताया गया था कि पंक्तियां होती कौन सी हैं? ये क्षैतिज वाली रेखाएं। कौन सी रेखाएं? क्षैतिज रेखाएं। मतलब पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2, तीसरी पंक्ति है तो R3। ऐसे ये फर्स्ट कॉलम है तो C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। तो हम देख क्या रहे हैं कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? पंक्तियों की जो संख्या होगी वो है 3। ऐसे स्तंभ कितने हैं? स्तंभों की जो संख्या है वो भी हमारे पास 3 है। तो किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है, आव्यूह की जो कोटि होगी वो बराबर होगी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। अगर इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं तो 3 इंटू स्तंभों की संख्या 3 है तो 3 इंटू 3 के बराबर होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके 9 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 9 नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होती है? आव्यूह की कोटि।
लेकिन अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस आव्यूह में जो अवयवों की संख्या होती है वो हमको पता चल जाती है। तो अगर तुमसे यही पूछ लिया जाए कि आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे, तो कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या क्या होती, इन्हीं दोनों का गुणा कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, गुणा करके लिख दो, तो 3 तक का कितना होगा 9। तो इस आव्यूह में कितने अवयव हैं 9। मनो गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अवयव हुए 9 अवयव हुए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोई आव्यूह दे देंगे, उसमें कुछ पंक्तियाँ बनी होंगी, स्तंभ बने होंगे, और पूछ लेते हैं कि आव्यूह किस कोटि का है या उस आव्यूह में कितने अवयव हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर इसी को हम जनरल करें, क्या किया जाए, मान लिया कि एक हमारे पास कोई एक आव्यूह है जिसमें हमको m पंक्तियां और n स्तंभ हैं, जिसमें कितनी पंक्तियां हैं m पंक्तियां और n स्तंभ हैं। तो जैसे ये हमारे पास मान लिया पहली पंक्ति है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, छठवीं पंक्ति, m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं। तो मान लिया हमारे पास a नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम अल्फाबेट a से शुरू होता है और इस a को बैठाना है। तो a को बैठाने के लिए हम कैसे बैठा सकते हैं, अगर देखो a को मान लिया क्लास में लाइन सीटें पड़ी हुई हैं और अगर उसको हम बैठा रहे हैं पहले स्थान पे, तो क्या करेंगे कि वो व्यक्ति पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो जब किसी व्यक्ति को पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठाना होता है, या हमारे पास एक जनरल एलिमेंट a है, a को अगर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में रखना है तो हम उसको लिखते हैं a, और ये नीचे जो सफिक्स होता है सफिक्स में लिखा जाता है 1 1। इस सफिक्स का जो फर्स्ट नंबर है वो बता रहा है कि वो किस पंक्ति में है, और दूसरा नंबर जो है वो बता रहा है किस स्तंभ में है। तो अगर A11 लिखा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट A पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ऐसे ही अगर इसको हम बैठा दें पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो क्या लिखेंगे A12। अगर इसी A को बैठाना है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में तो लिखेंगे A13। अगर इसी को बैठाना है पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ में तो लिखेंगे A14। ऐसे ही सोआन डॉट डॉट। अगर इसको हम बैठा रहे हैं पहली पंक्ति और यनवे स्तंभ में, पहली पंक्ति और जेवें स्तंभ में, तो इसको लिखेंगे A1J। ऐसे ही सोआन डॉट डॉट डॉट। अगर इसको हम बैठा रहे हैं पहली पंक्ति और यनवे स्तंभ में तो लिखेंगे A1N। मान लिया इसको पहली पंक्ति में नहीं दूसरी पंक्ति में बैठा रहे हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, या हो सकता है कि इसको आगे बैठाया जाए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसे ही दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठाया जा सकता है, दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ में, सोआन डॉट डॉट दूसरी पंक्ति जेवा स्तंभ, ऐसे ही दूसरी पंक्ति एनवा स्तंभ। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में बैठा सकते हैं, चौथी में बैठा सकते हैं। मान लिया कि जनरल पंक्ति, जैसे जनरल स्तंभ था वैसे ही सामान्य पंक्ति आईवी है, तो आईवी पंक्ति पहले स्तंभ में बैठा सकते हैं, आईवी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बैठा सकते हैं, आईवी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठा सकते हैं, आईवी पंक्ति चौथे स्तंभ में बैठा सकते हैं। ऐसे ही आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ में बैठा सकते हैं, आईवी पंक्ति एनवे स्तंभ में बैठा सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे मान लिया हमारे पास रो हैं, पंक्तियां हैं। लास्ट में जाके हमको एमवी पंक्ति मिल रही है, तो एमवी पंक्ति पहले स्तंभ में बैठा दिए, एमवी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बैठा दिए, एमवी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठा दिए, एमवी पंक्ति चौथे स्तंभ में बैठा दिए, एमवी पंक्ति जेवे स्तंभ में बैठा दिए, एमवी पंक्ति एनवे स्तंभ में बैठा दिए। और ये हमारे पास जो मिला ये mn नंबर है, कितने mn नंबर का एक अरेंजमेंट है। क्या है, mn नंबर का एक आयताकार सारणी में अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ से आव्यूह की परिभाषा निकल सकती है कि यदि mn संख्याओं को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है, एक mn संख्याओं को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित कर दिया जाए,
तो अब इसमें हम देख रहे थे कि m पंक्तियां थी और n स्तंभ थे, तो इस अवयव की जो कोटि होगी वो होगी, इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां है m, स्तंभ है n, तो m क्रॉस n के बराबर होगी। और अवयव कितने होंगे, दोनों का गुणा करके लिख देंगे तो mn कितने होंगे, अवयवों की संख्या जो होगी, अवयवों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी mn के, ठीक है। और इसमें कितनी संख्या mn रखी गई हैं, तो हम डिफिनीशन क्या बनेगी, यदि mn संख्याओं को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो हमें m क्रॉस n कोटि का एक अवयव मिल जाता है, जिसमें m पंक्तियों की संख्या और n क्या है, स्तंभों की संख्या है। और इस अवयव में जो a11, a12, a13, a11, a12, a13 ये सब हैं, a11, a12, a13 सो ऑन डॉट डॉट, ये अवयव के अवयव कहलाते हैं, अवयव के क्या कहलाते हैं, अवयव हैं। और इसी में अगर जनरल एलिमेंट देखा जाए, जनरल एलिमेंट जैसे जनरल हमने कॉलम माना था, जनरल पंक्ति मानी थी, तो उसी का जो एलिमेंट मिलेगा उसको हम कहेंगे जनरल या सामान्य तत्व या व्यापक तत्व, ठीक है, क्या कहेंगे, व्यापक तत्व। तो इसका जो व्यापक तत्व है, व्यापक अवयव या तत्व वो है हमारे पास aij, ठीक है, कितना है, aij। लेकिन इसी व्यापक तत्व को अगर अवयव के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं अवयव a बराबर, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के संगत अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो अवयव a बराबर लिख सकते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर aij। अब ये जितनी कोटि का हो, जैसे 3x4 का है तो 3x4 लिख दो, 5x6 का है तो इसी को aij 5x6 लिख दो, और अगर यही m क्रॉस n का है तो हम लिखेंगे aij कितनी कोटि का है, m क्रॉस n का है। तो ये हुआ अवयव का व्यापक तत्व, क्या हुआ, किसी भी अवयव का व्यापक तत्व। इसके बाद आते हैं अवयव के प्रकार, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि अवयव कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक अवयव की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग बच्चों क्या है, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में आता है पहला अवयव क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज या क्षैतिज के पहले हम देखना चाहें तो देख सकते हैं पंक्ति अवयव, उसके बाद क्षैतिज देखते हैं। कौन सा अवयव, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव कौन सा है, एक ऐसा अवयव, ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। मान लिया स्कूल में बच्चे केवल एक ही पहली वाली सीट में बैठे हैं, क्लास में बच्चे जो हैं पहली सीट में बैठे हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि वो अवयव एक पंक्ति अवयव है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है, मान लिया पहली पंक्ति में ABC को बैठा दिया गया है, बाकी पीछे की सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह दूसरा अवयव आता है हमारे पास स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव क्या है, जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभ अवयव जैसे सुबह सुबह स्कूल में प्रेयर की लाइन लगती है, मान लिया सारे बच्चे एक ही लाइन में खड़े हैं, किसमें, सारे बच्चे एक ही लाइन में खड़े हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक स्तंभ में खड़े हैं। जैसे ऐसा अवयव
जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे हमारे पास मान लिया मैट्रिक्स ए है, अभी यही जो ए बी सी पड़े हुए थे इनको सीधा खड़ा खड़ा कर दो, ए बी सी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, स्तंभ अवयव। क्या बना, स्तंभ अवयव। एक पंक्ति पंक्ति अवयव, एक स्तंभ स्तंभ अवयव। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अगला अवयव, तीसरा है क्षैतिज अवयव। क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। और हाँ एक बात, इनमें अगर इनकी हमको कोट पूछा जाए तो कोट क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। जैसे इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ कितने, 1 2 3। और जो कोट होती है उसको साड़ी के इस कोने पे लिखा जाता है, ब्रैकेट जो इधर है राइट की तरफ उसके नीचे लिखा जाता है। जैसे पहली पंक्ति है तो यहाँ 1 लिख देंगे, तीसरा स्तंभ है तो 1 into 3 लिख देंगे। ऐसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। देखो 1 2 3, तो 3 स्तंभ कितने हैं, 1, तो 3 क्रॉस 1 लिख देंगे। ठीक है। क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव नाम से देखो, ऐसा अवयव जो क्षैतिज दिशा में क्या हो, बड़ा हो। ऐसा अवयव जो क्षैतिज दिशा में क्या हो, बड़ा हो। है नाम क्या है, क्षैतिज अवयव। इसका मतलब नाम से ही पता है कि क्षैतिज दिशा में ऐसा अवयव होगा जो क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक अवयव बना लो, देखो अभी उसी से इसकी डिफिनीशन निकल आएगी। एक ऐसा अवयव बनाओ जो क्षैतिज दिशा में बड़ा हो। जैसे हमने लिख लिया 1 2 3 4, आगे लिख लिया ए बी सी डी। देखो क्षैतिज दिशा में क्या है, बड़ा है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये मान लिया हमारे पास एक अवयव ए है। क्या है, एक अवयव ए है जो क्षैतिज दिशा में बड़ा है। किधर है, क्षैतिज दिशा में बड़ा। अब देखो डिफिनीशन कैसे बनेगी, ये तो लिखेंगे नहीं कि ऐसा अवयव जो क्षैतिज दिशा में बड़ा हो। हम अपने नाम से अवयव बना लिए हैं। अब देखो डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। इसमें क्या ज्यादा है बच्चों, देखो क्या ज्यादा है, पंक्ति तो 1 2, पंक्तियां कितनी हैं, 2 हैं, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4। तो डिफिनीशन क्या बनेगी, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो। क्या हो, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। किससे, पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या से। स्तंभों की संख्या ग्रेटर देन है किससे, पंक्तियों की संख्या से। ठीक, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, जो पंक्तियां हैं 2 ही है, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की जो संख्या है वो कम है किससे, स्तंभों की संख्या से। तो ये भी कैसा अवयव होगा, क्षैतिज अवयव होगा। इसके बाद क्षैतिज अवयव के बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। कौन सा अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ऊर्ध्वाधर अवयव कौन सा होगा, अवयव का चौथा टाइप ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर मतलब अब कि ऊपर से नीचे की ओर बड़ा होगा। क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर बड़ा होगा। तो एक कोई पहले एग्जांपल बना लो, जैसे हम बना रहे हैं 1 2 3 4, इधर लिख लो ए बी सी डी। क्षैतिज वाले को ही उल्टा कर दो। ठीक है, क्षैतिज वाले में जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दिए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिए। तो ये हमारे पास जो बन रहा है, देखो ऊपर से नीचे की ओर बड़ा है, ऊपर से नीचे की ओर बड़ा है, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में बड़ा है। तो जब ऊर्ध्वाधर दिशा में बड़ा है तो इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। लेकिन अब डिफिनीशन अगर बनाना चाहें तो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2,
तीसरा रो R3, चौथा रो R4, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2। तो यहां पर हमने देखा इसका जस्ट उल्टा हुआ, इसमें पंक्तियों की संख्या कम थी, स्तंभों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इसमें स्तंभ कम हो गए, पंक्तियां ज्यादा हो गई। तो डेफिनेशन क्या बनी? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो। ऐसा अवयव, डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा हो, स्तंभों से क्या हो? ज्यादा हो। तो ऐसे अवयव को कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। फिर इसके बाद अगला आता है, एक में हमने देखा पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है। एक में देख रहे हैं स्तंभों की संख्या ज्यादा है, पंक्तियों की संख्या कम है। तो अब बताओ कौन सा हो सकता है? बताओ जल्दी से बताएं, अगला कौन सा हो सकता है? एक में हमने देख लिया रो ज्यादा है कॉलम से, एक में देख लिया कॉलम ज्यादा है रो से। तो अगला कौन सा बनेगा? जिसमें रो और कॉलम क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा अवयव जिसमें और रो और कॉलम बराबर हो जाएं, तो इसको क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने अभी देखा है कि जो हमारे पास अवयव होता है वो एक आयताकार होता है। किस शेप में होता है? आयताकार, जिसमें रो ज्यादा थे या तो कॉलम कम थे, या फिर कॉलम ज्यादा थे रो कम थे। कहने का मतलब लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, या चौड़ाई ज्यादा कम हो तो लंबाई कम हो। लेकिन एक ऐसा हमारे पास चतुर्भुज बने जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो उसी से इस अवयव का नाम दिया गया जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, क्या कहेंगे? वर्ग अवयव। तो अगला जो अवयव है पांचवा, वो है हमारे पास वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव कौन सा होगा? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? बराबर हो। ऐसे अवयव को कहा जाता है वर्ग अवयव। जैसे हमारे पास है, मान लिया 1 2 3 ABC XYZ। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पंक्तियां हैं वो भी 3 हैं, ठीक है, और स्तंभ कितना है? वो भी 3 है। तो जब पंक्तियों की संख्या, ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, तो 3 पंक्तियां हुई। ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड कॉलम हुआ, थर्ड कॉलम हुआ, 3 स्तंभ हुए। तो किसी भी अवयव में अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? वर्ग अवयव। ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे अवयव को कहा जाता है वर्ग अवयव। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक टोटल कितने हुए? 5 हुए हैं। अगला अवयव छठवां है। छठवां अवयव है विकर्ण अवयव। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? मतलब हमारे पास एक ऐसा अवयव हो, ठीक है, विकर्ण अवयव जो होता है एक ऐसा वर्ग अवयव हो। कैसा अवयव हो? वर्ग अवयव हो। ठीक, एक ऐसा वर्ग अवयव हो जिसमें विकर्ण के अवयव तो पाए जाए, मुख्य विकर्ण। तो सबसे पहले हम या तो मुख्य विकर्ण देख लें, मुख्य विकर्ण क्या है, फिर अवयव का 5वां 6वां टाइप पढ़ते हैं। पहले देखो मुख्य विकर्ण क्या है। मुख्य विकर्ण क्या है?
ठीक है। अब हमको पता है कि किसी भी वर्ग में, जैसे हमको पता है कि ये हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। एक ये जैसे मान लिया वर्ग ABCD है, ABCD, तो वर्ग में एक विकर्ण AC होगा और ऐसे ही एक विकर्ण DB या BD होगा। तो वर्ग में अगर दो विकर्ण होते हैं तो वर्ग आव्यूह में भी दो विकर्ण होंगे। तो वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक वर्ग आव्यूह, कोई एग्जाम्पल में ले रहे हैं, मान लिया हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास कैसा आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण, आव्यूह में हमको पता है एक विकर्ण ये होगा, वर्ग में एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। तो अगर वर्ग में दो विकर्ण होते हैं तो वर्ग आव्यूह में भी दो विकर्ण होंगे। एक विकर्ण ये इधर होगा, 1 5 9 से बना हुआ है, एक 7 5 और 3 से बना हुआ है। तो इसमें से किसको मुख्य विकर्ण कहते हैं और किसके अन्य विकर्ण कहते हैं? तो देखो इधर, अगर बोर्ड के सामने हम खड़े हो जाएं और अपना लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड बायां हाथ, तो बायां हाथ इधर पड़ रहा है, दायां हाथ इधर पड़ रहा है। तो बाएं हाथ के ऊपर की ओर से दाएं हाथ के नीचे की ओर, बाएं हाथ के ऊपर की ओर से दाएं हाथ के नीचे की ओर, कहने का मतलब इधर से इधर, बाएं हाथ के ऊपर से दाएं हाथ के नीचे की ओर जाने पर जो विकर्ण मिलेगा उसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो ये हमारा कौन सा विकर्ण हुआ, मुख्य विकर्ण। बाएं हाथ के ऊपर की ओर से दाएं हाथ के नीचे की ओर जाने पर जो विकर्ण प्राप्त होता है उसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण समझ में आया कि वर्ग आव्यूह में बाएं से, बाएं हाथ के ऊपर की ओर से दाएं हाथ के नीचे की ओर जाने पर जो भी आव्यूह प्राप्त होगा उसे कहेंगे मुख्य विकर्ण। ठीक है। अब बस अगला आव्यूह हमारे पास आता है विकर्ण आव्यूह। अगला आव्यूह कौन सा आएगा, विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण समझ गए हैं तो विकर्ण आव्यूह समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जो छठवां टाइप था विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह की डिफिनीशन क्या होगी? अब जो भी आव्यूह हम पढ़ेंगे वो एक वर्ग आव्यूह में ही पढ़ेंगे। तो मान लिया हमारे पास एक वर्ग आव्यूह कोई है, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम बराबर है। तो विकर्ण आव्यूह होता क्या है कि जिसके, अब ये वाला कौन सा विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण होगा, बाकी ये कौन सा होगा, अदर विकर्ण होगा, अन्य विकर्ण होगा। ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह देखो नाम से पता है, विकर्ण आव्यूह मतलब विकर्ण में कुछ ना कुछ पाया जाए, विकर्ण में कुछ ना कुछ पाया जाए। अब मैथ है तो क्या पाए जाएंगे, नंबर्स पाए जाएंगे। कहने का मतलब कि मुख्य विकर्ण में अवयव तो पाए जाएं, जैसे यहाँ पर अगर 3 रो 3 कॉलम का ले रहे हैं तो मुख्य विकर्ण में तो अवयव पाए जाएं ABC। अब ABC कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अन्य सभी अवयव शून्य हो जाएं। मुख्य विकर्ण में तो अवयव पाए जाएं लेकिन बाकी सब क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। तो ऐसे आव्यूह को कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ऐसा आव्यूह, डिफिनीशन क्या होगी, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव पाए जाएं, जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव पाए जाएं, बाकी सभी शून्य हो, बाकी सभी क्या हो, शून्य हो। इसके बाद विकर्ण आव्यूह से ही रिलेटेड अगला आव्यूह है अदिश आव्यूह। कौन सा, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता है कि मुख्य विकर्ण में अवयव तो पाए जाएं लेकिन समान पाए जाएं। जैसे यही है, इसी को कर दिया जाए, ए जितना यहां हो उतना ही यहां पर हो, उतना ही यहां पर हो। मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, बाकी सब क्या हो, शून्य हो।
मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। अगर 2 यहां लिखा है तो 2 यहां पर भी हो, 2 यहां पर भी हो। अगर यहां 5 लिखा है तो 5 यहां पर भी हो, 5 यहां पर भी हो। तो ऐसे अवयव को कहते हैं अदिश अवयव। अगला जो है 8 नंबर, वो हमारे पास होगा इकाई का तत्सम का अवयव। सबसे इंपॉर्टेंट, इकाई का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तो इकाई का तत्समक अवयव इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसको एक स्पेशल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इकाई का तत्समक अवयव भी इनके जैसा ही है, लेकिन केवल इसमें फर्क क्या है कि नाम में क्या है, इकाई मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, इकाई का मतलब एक हो। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, इकाई हो, इकाई का मतलब एक हो, और बाकी सभी क्या हो, 0 हो। तो ऐसा अवयव जिसमें ऐसा कौन सा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, इसमें भी क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा, क्योंकि अभी बताया गया है कि अब जितने भी अवयव पढ़ेंगे वो सब एक वर्ग अवयव के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण में तो अवयव पाए जाएं, वो भी इकाई हो, क्या हो, इकाई हो, और बाकी सब शून्य हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, मतलब 1 1 1 हो, बाकी सभी शून्य हो। तो ऐसे अवयव को कहते हैं इकाई का तत्समक अवयव। अब इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो ये तृतीय कोटि का हुआ 3x3 का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नीचे लिखा है सफिक्स में 3 × 3, तो हम समझ जाएंगे इकाई का तत्समक अवयव है जो कैसा है, 3 रो और 3 कॉलम से मिलके बना है। ऐसे ही अगर किसी इकाई के तत्समक अवयव में लिखा I2 × 2 या केवल I2 लिखा है, तो I2 से ही हम समझ जाएंगे कि ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, 4 है, 4 रो है, 4 कॉलम है। ये हुआ हमारे पास इकाई का तत्समक अवयव। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं इकाई के तत्समक अवयव के बाद 2 अवयवों का जोड़, क्या पढ़ते हैं, 2 अवयवों का योग, ठीक, या अवयवों का योग। तो अवयवों का योग कैसे करते हैं, मान लिया कि हमारे पास सबसे पहले 2 अवयव कोई है, लेकिन कंडीशन है कि वो दोनों अवयव जोड़ना हो या घटाना हो समान कोटि के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समान कोटि के। माना A व B 2 समान कोटि के कोई अवयव हैं, समान कोटि के 2 अवयव हैं, समान कोटि के 2 अवयव हैं। तो हम मान रहे हैं A और B समान कोटि के, पहले एग्जांपल देख रहे हैं, समान कोटि के कोई 2 अवयव हैं। एक है A बराबर 1 2 3 4 5, और B है हमारे पास -1 2 0 2 1 3। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दोनों अवयव समान कोटि के होने चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो हमने देखा अवयव A भी 3 रो 2 कॉलम है, मतलब 3x2 कोटि का है। इसे ही अवयव इसी प्रकार B भी, जिसमें, ठीक है, 1 मिनट, ये अवयव A में 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये हुआ 2x3 का। अवयव B भी 2x3 का हुआ, क्योंकि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो जोड़ने के लिए करते क्या है, जैसे क्लास 2nd या 3rd में आपने या 1st में जोड़ना सीखा होगा। अवयव A का मान रखो 1 2 3, फिर उसके बाद 2nd रो है 3 4 5, प्लस लिखो, प्लस B की वैल्यू -1 2 0 2 1 3। अब जोड़ते कैसे हैं बच्चों, अवयव A की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, अवयव B की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 1 -1। फिर देखो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इसकी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो क्या मिलेगा 2 + 2।
फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 3 + 0। जब पहली पंक्ति के सभी अवयव जोड़ लिए हैं तो दूसरी में आ जाओ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे वाले अवयव की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 + 2। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरे अवयव की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इसी तरह से तीसरा अवयव जोड़ देते हैं तो जो फाइनल मिलेगा हमारे पास 1 - 1 0, 2 2 4, 3 और 0 3, 3 और 2 5, 4 1 5, 5 और 3, ये है दोनों अवयवों का योग। और जो दोनों अवयवों का योग मिलता है वो भी उसी कोटि का मिलेगा जिस कोटि के अवयव दिए रहते हैं। तो हमने देखा क्या कि A + B भी द्वितीय कोटि का 2 × 3 कोटि का अवयव मिला हुआ है। तो यहां से देखो हम देख क्या रहे हैं कि अगर दो अवयव हमारे पास समान कोटि के हैं तो उनके संगत अवयव कौन से, A11 को B11 से, 12 को B12 से, इस तरह से जोड़ते हुए चले जाते हैं तो दो अवयवों का योग मिल जाता है। ऐसे ही सेम अगर घटाना है तो बीच में माइनस लगाएंगे, घटाते हुए चले जाएंगे तो दोनों अवयवों का अंतर मिल जाएगा। आज हम इतना ही रखते हैं, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।